कार्बनिक घटक है, कार्बनिक घटक खाद्य पदार्थों को अपन ने डिवाइडेशन किया था शुष्क पदार्थ और नमी में। शुष्क में दो थे, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, और अकार्बनिक में खनिज और मिनरल्स। ठीक है। जल की बात की थी, 20% हानि होने पे पशु मर जाता है। पीने के लिए जल, आहार के साथ जल और मेटाबॉलिक जल, तीन तरीके से जल मिलता है अपन को। एक तो अपन डायरेक्ट पीते हैं वो, एक अपन खाने के साथ खाते हैं वो, तीसरा जो मेटाबॉलिज्म होता है अपनी बॉडी में उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो। ठीक है। ये जल के स्रोत थे, ये कुछ रिक्वायरमेंट थी जो मैंने बताती थी कि गाय में 30 से 35% 30 से 35 लीटर जल चाहिए होता है। ठीक है। मोटा मोटा एक रेंज याद रखनी है आपको। मुर्गी के अंदर 250 ml चाहिए होता है। ठीक है। ये कुछ इंपोर्टेंट पूछ लिए जाते हैं। फिर जल की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक, अगर बात करी जाए पशु संबंधी कारक, तो उसमें लिंग, उम्र, कार्य, नस्ल, स्वास्थ्य अवस्था, ये वाले आते हैं। कोई अलग अलग उम्र में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा कुछ। आहार संबंधी कारक बात करें तो हरा चारा जितना ज्यादा होता है जल की आवश्यकता उतनी कम होती है, क्योंकि हरे चारे में ऑलरेडी जल होता है। ठीक है। सूखा चारा जितना ज्यादा होता है तो जल की आवश्यकता उतनी ज्यादा हो जाती है। वातावरण के कारक की बात की जाए तो तापमान और आर्द्रता, अगर टेम्परेचर वातावरण का ज्यादा है तो जल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ठीक है। आर्द्रता ज्यादा है तो कम होगी। ठीक है। ऊंट एक बार में अपनी बॉडी का 33% पानी पी लेता है, मतलब मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो 130 से 135 लीटर। अब ये पता तो सबको ही रहता है, लेकिन क्यों, किस वजह से ऐसा होता है ऊंट के अंदर, ये सारे रीजन मैंने बता दिए थे कि उसके रूमन में पाउच होते हैं, जिन पाउच के अंदर क्या होता है, जल संग्रहित होता है। तो वो अनुकूल परिस्थितियों में तो पी लेता है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो ये अपने पाउच से जल लेता रहता है रूमन से। ठीक है। दूसरी बात की जाए तो इसकी कुबड़ में वसा रहती है। अब इसका लॉजिक मैंने बताया था कि सर जल का वसा से क्या रिलेशन है। इससे पहले का पॉइंट था एक, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि वसा के मेटाबॉलिज्म से, वसा के उपापचय से सबसे ज्यादा जल का उत्पादन होता है। ठीक है। तो अगर प्रतिकूल परिस्थितियां होती है तो उस टाइम पे ये क्या करता है, अपनी कुबड़ में जो जमा वसा है उसका मेटाबॉलिज्म करता है और अपनी जल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेता है। राइट। फिर तीसरा पॉइंट था इसका मोटा मोटा कि आरबीसी जो होती है ना ऊंट की, वो जल को ग्रहण करके अपने आकार का 240% 240% तक भी बढ़ा देती। सोचो 100% में कितनी बढ़ जाएगी, तो 240% में आरबीसी की साइज कितनी बढ़ जाएगी। इतना अपनी आरबीसी बढ़ा लेती है और जब भी जल की आवश्यकता होती है ये जल को मुक्त कर देती है और जल की जो आवश्यकता होती है उसको फुलफिल कर देती है। ये तीन मोटे मोटे कारण थे ऊंट के। ठीक है, जो डिस्कस हो गए थे पिछली क्लास में। अब फिर दूसरा कार्बनिक जो पदार्थ है वो था प्रोटीन। प्रोटीन की अगर बात करें तो ये नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजनिक पदार्थ है। ठीक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर और फास्फोरस भी उपस्थित हो सकता है। होता ही नहीं, एवरी टाइम नहीं, कभी कभी हो सकता है। कुछ अमाइनो एसिड्स में सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं, कुछ फास्फोरस कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है। प्रोटीन की इकाई को आपको पता ही होगा कि अमीनो अम्ल होता है। ठीक है। प्रोटीन का मुख्य कार्य संरचनात्मक, अपनी बॉडी को बाइल्ड करता है, संरचनात्मक कार्य है प्रोटीन का। उदाहरण के लिए दूध प्रोटीन, कैसीन, खुर, सींग और बाल के अंदर केराटिन। ठीक है। अगर पशु में प्रोटीन के स्रोत देखा जाए तो खल, केक, जो भी खल होती है, तेलीय जो बीज होते हैं उनसे तेल निकलने के बाद में जो एक्स्ट्रा जो बचता है ना वो खल होता है, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर पाई जाती है, जैसे कि सरसों, तिल, सोयाबीन, कपास या बिनोला या अलसी। दूसरा अगर सोर्स की बात करें तो दालों में भी अच्छा प्रोटीन होता है, शुरू से अपन को पता है, पढ़ते आ रहे हैं। जंतु प्रोटीन, जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन, बोन मिल, फिश मिल और ब्लड मिल, इसके बारे में बात हो चुकी है। एकल सेल प्रोटीन, सिंगल सेलुलर प्रोटीन। ठीक है। कुछ सिंगल सेलुलर एनिमल होते हैं जो प्रोटीन की जिनमें प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है। गैर प्रोटीन नाइट्रोजन, एनपीएन, ये इंपॉर्टेंट थी। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, ऐसी नाइट्रोजन जो प्रोटीन नहीं हो। ठीक है। ये वास्तव में तो प्रोटीन नहीं होती है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत अपन अपना जो दैनिक आहार है उसके अंदर मिला देते हैं तो ये प्रोटीन की मात्रा को फुलफिल कर देती है, रूमन में जाके प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। रूमिनेंट में यही तो सबसे बड़ी खूबी होती है, तभी तो वो रूमिनेंट होते हैं। रूमन में ये एनपीएन को भी प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब ऐसी नाइट्रोजन जो प्रोटीन नहीं है उसको भी प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यही तो रूमिनेंट का मेन गेम है। ठीक है। ये बात हो चुकी थी इसलिए फास्ट चल रहा हूं, पिछली क्लास का रिवीजन है। अब बात कर रहे हैं कि आहार में पाचकता, प्रोटीन की कुल पाचकता आहार तथा आहार का एनपीएन द्वारा उपचार करने पर, हाँ एनपीएन द्वारा उपचार करने पर उसकी पाचकता और टीडीएन बढ़ जाता है। ठीक है। यूरिया मुख्यतः एनपीएन है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस पदार्थ है। यूरिया का ज्यादातर उपचार किया जाता है।
अब यूरिया की आहार में अधिकतम मात्रा कितनी मिला सकते हैं? सूखा चारा के अंदर 4% मिला सकते हैं अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं मिला सकते। दाने की बात करें तो उसमें 3% मिला सकते हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ से सीधा सीधा, ये जो है ना क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ये चार्ट है, या कितना तूड़ी के अंदर कितना मिला सकते हैं यूरिया 4%, दाने में 3%, राशन में 1% और हरे चारे में 0.5%। ठीक है, तूड़ी का यूरिया उपचार मैंने सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बताया था, 4-40-100, 4-40-100, 4 किलो यूरिया मिलाया 40 किलो वाटर में और 100 किलो तूड़ी को फैला दिया, और जो 4 किलो यूरिया 40 लीटर वाटर में मिलाया था ना, उसको छिड़क दिया और फिर उसको प्लास्टिक से ढक दिया और फिर 21 से 28 दिन बाद में उसको काम में ले लिया। तो उसका फायदा क्या हुआ अपन को? यूरिया उपचार करने का क्या फायदा हुआ? क्यों कर रहे हैं ये इतनी रामायण? यूरिया की कमी, यूरिया थोड़ी देना है हमको, अपन को अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट करता है वो? यूरिया क्या है? नाइट्रोजनस नहीं, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस पदार्थ है। मतलब ये इस प्रोटीन नहीं है लेकिन नाइट्रोजनस पदार्थ है, जो रूमन में अगर जाएगा तो ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन की मात्रा को फिलफिल कर रहा है। कितनी अच्छी के तरीके से समझाया था यार पिछली क्लास में, बोले वो प्रोटीन की मात्रा को फुलफिल करता है ये। ठीक है, इसलिए ये काम करते हैं कि चारे के अंदर इतना सूखा चारा है, उसमें प्रोटीन की मात्रा इतनी है नहीं, अपन को उसी से प्रोटीन देना है, तो उसमें फिर यूरिया का थोड़ा सा उपचार कर देंगे तो एनिमल को अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट की बात की थी अपन ने, कार्बोहाइड्रेट CHO, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनी होती है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ग्लूकोज लिया था अपन ने। ये शरीर में सबसे पहले ना और सर्वाधिक ऊर्जा देती है। ऊर्जा तो जब कार्बोहाइड्रेट एब्सेंस होता है बॉडी के अंदर तो प्रोटीन भी प्रोटीजिनियस रेस्पिरेशन होता है, फेट का भी काम मेटाबॉलिज्म होता है, तब वो भी थोड़ी बहुत ऊर्जा देती है। लेकिन जो सबसे पहले अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट ही काम आएगी, सबसे पहले यही काम आएगी, ये नहीं है तब वो दूसरे काम आएंगे, और सर्वाधिक ऊर्जा भी इसी से मिलती है। ठीक है, तो ऊर्जा से सीधा सीधा रिलेशन है कार्बोहाइड्रेट का। ये दो तरीके की होती है, ठीक है, घुलनशील और अघुलनशील। घुलनशील तो जो जल में अच्छे से घुल जाए और जिसकी पाचकता आसान होती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, लैक्टोज। अघुलनशील जो जल में नहीं घुल पाती और जिसकी पाचकता कठिन होती है, लेकिन इसे रूमिनेंट अच्छे से पचा लेते हैं, तभी तो रूमिनेंट में रूमन मेन काम यही करता है, रूमन। अघुलनशील जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन अच्छे से कर लेता है, जैसे कि सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, तभी तो पत्ते, तना वगैरह, ये चारा रूमिनेंट खा लेता है। अपन ऐसे थोड़ी है कि सुबह नाश्ते में चारा खा के आते हैं, नहीं ना, अपन पचा नहीं पाएंगे, ये पचा लेते हैं। दोनों में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट अधिक होती है। अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट चारे में अधिक होती है, अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट रेशे के रूप में होती है, अतः कच्चा रेशा क्रूड फाइबर भी कहा जाता है। ये मैंने बताया था, क्रूड फाइबर अपन पढ़ते रहते हैं, डाइजेस्टिव प्रोक्सिमेट जो प्रिंसिपल है उसके अंदर भी अपन क्रूड फाइबर निकालते हैं, क्रूड प्रोटीन निकालते हैं। क्रूड फाइबर है क्या? क्रूड फाइबर एक्चुअली क्या है? अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट, इसी को क्रूड फाइबर बोलते हैं, जो जिसका आसानी से डाइजेशन नहीं होता है, वही उसको ही क्रूड फाइबर बोलते हैं। तो बेसिक से समझ में आपको कोई क्रूड फाइबर क्या है? क्रूड फाइबर अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट को क्रूड फाइबर बोलते हैं। प्रोटीन का तो मोटा मोटा समझ में आता है कि प्रोटीन होगा, कि फाइबर क्या है, तो क्रूड फाइबर की जहां बात होगी वहां याद रखना अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। ठीक है, चारे को पचा सकने वाले दो प्रकार के, रूमिनेंट और पश्चात्र किण्वनकारी। चारे दो, ऐसे नहीं कि रूमिनेंट ही चारा खा सकते हैं, ये भी मैंने बताया था, जरूरी नहीं है कि रूमिनेंट ही चारा खाते हैं। हाइंड गट फर्मेंटेटर जो होते हैं पश्चात्र किण्वनकारी, हाइंड गट फर्मेंटेटर, ये भी पश्चात्र किण्वनकारी भी क्या होते हैं? चारा खा सकते हैं, जैसे कि रेबिट, घोड़ा, सुअर। इसमें क्या होता है? रूमन नहीं होता इनमें, लेकिन फिर भी ये चारा खाते। रेबिट को आपने देखा होगा, घोड़े को आपने चारा खाते हुए देखा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले पाचन तो पहले हो जाता है नॉर्मल, फिर जो चारा जो बचता है ना जो खाते हैं, उसका हाइंड गट बोले तो बाद में, ठीक है, मोटा मोटा देखा जाए तो बड़ी आंत्र के अंदर सिक्कम जो पार्ट होता है, उस सिक्कम पार्ट में जाके क्या होता है, फर्मेंटेशन हो जाता है उस चारे का, किण्वन हो जाता है, तो वो चारा वो किण्वन के द्वारा पच जाता है। ठीक है, रूमिनेंट क्या होते हैं? रूमिनेंट को अपन बोल सकते हैं
फोरगट फर्मेंटेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटा फोरगट फर्मेंटेटर बोलते हैं। अग्रात्र किण्वनकारी, क्योंकि उनमें रूमन में ही किण्वन हो जाता है, स्टमक से पहले ही फर्मेंटेशन हो जाता है। तो अग्रात्र और पश्चात्र अलग टाइप के होते हैं। अग्रात्र कोई दूसरे से उड़ के ऊपर से नहीं आते, रूमिनेंट को अग्रात्र बोलते हैं, पश्चात्र अलग से होते हैं। पिछली क्लास में अच्छे से बताया था। ये बता दिया था कि ये रूमन के अंदर जो किण्वनकारी सूक्ष्म जीवी होते हैं उसके द्वारा ही पाचन हो जाता है। ठीक है, अग्र आत्र किण्वनकारी बोलते हैं इसको। ठीक है, अग्रात्र फोरगट, ये गलत था, वहां तभी भी करवाया था। ठीक है, हाइंडगट नहीं है। रूमिनेंट को ही अग्रात्र फर्मेंटेटर बोलते हैं। सूक्ष्म जीवी कार्बोहाइड्रेट का किण्वन होने के बाद में क्या बनता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट का जो फर्मेंटेशन होता है उसके बाद में क्या बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन के बाद में वाष्पशील वसीय अम्ल, बोले तो वोलेटाइल फैटी एसिड, वीएफए बनता है। ठीक है, ये वीएफए बनता है, वोलेटाइल फैटी एसिड। बार बार पढ़ेंगे वोलेटाइल फैटी एसिड कौन कौन से होते हैं। ब्यूटायरिक एसिड होता है, प्रोपियोनिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, इसका अच्छे से डिटेल से आपको बता देंगे, ये बेसिक। पश्चात्र किण्वनकारी बता दिया कि हाइंडगट जो होती है, बड़ी आंत्र होती है, उसके सीकम पार्ट में क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा। सीकम पार्ट में, सीकम पार्ट के अंदर किण्वन होता है उसका। ठीक है, घोड़ा, सुअर और खरगोश इसका एग्जाम्पल। ब्लड सुगर किसको बोलते हैं, ग्लूकोज को। दुग्ध सुगर लैक्टोज को। पशु के शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में होता है, इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। और ग्लूकोज को क्या बोलते हैं इसके अलावा, डेक्सट्रोज तो बोलते ही हैं ये ब्लड सुगर के अलावा। फ्रूट सुगर किसे बोलते हैं, फ्रक्टोज को। ऐसे ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, ब्रेन सुगर किसको बोलते हैं, गैलेक्टोज को। ये सुगर है, मैं लिखवा दूंगा आपको टर्मिनोलॉजी, आपका काम है एक बार है ना इस ग्लूकोज का मेरे को बताना कल। ठीक है, क्या बोलते हैं मैं नहीं बताऊंगा, आप करना थोड़ी सी मेहनत जाके, कौन सी शर्करा को क्या बोलते हैं। थोड़े से असाइनमेंट भी होने चाहिए, तभी तो पढ़ोगे जाके घर पे। पशु के लिए कार्बोहाइड्रेट के स्रोत आपको पता ही है कि कार्बोहाइड्रेट दाने में मिल जाती है। ठीक है, चारे में मिल जाती है। हरा चारा दो तरह का होता है, हरा और सूखा। दाने की बात करें तो अनाज, और अनाज का जो चोकर या चापड़ जो होता है उसको ब्रांस बोलते हैं, जो अनाज का सही उत्पाद होता है। ठीक है, दालों को पीसने के बाद में चूरी मिलती है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में होता है। सीरा या मोलासिस, सीरा बोलते तो गुड़, जो गन्ने की फैक्ट्री होती है उसमें गन्ना का जो निकलने के रस निकलने के बाद में जो बचता है उसको सीरा बोलते हैं। मोटा मोटा गुड़ भी इसी प्रोसेस से बनता है, तो आप गुड़ बोल सकते हो, काले वाला। हरा चारा उगाया, पेड़ों की पत्तियां, साइलेज, जड़े। साइलेज भी हरे चारे में आता है ना, हे सूखे में आता है, सूखे में है और तूड़ी। हाँ, यहां तक हो गया था। अपन ने क्या किया था, जो भी खाद्य पदार्थ उसको दो भागों में बांटा था। ठीक है, दो भागों में कौन कौन सा बांटा था, दो भाग होते हैं उसके मोटे मोटे, एक तो नमी जल और दूसरा शुष्क। फिर जो शुष्क पदार्थ था वो भी दो भागों में डिवाइड हुआ था, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक की बात करें तो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। ठीक है, और अकार्बनिक की बात करें तो अकार्बनिक में खनिज था। इसके अंदर अपन फिर जो बांटा था उसमें अपन वाटर की बात कर चुके हैं सबसे पहले, दूसरा सेकंड अपने प्रोटीन की बात कर ली। ठीक है, तीसरा अपन ने कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली। अब अपन बात कर रहे हैं वसा की। क्लियर है, अब कहां से कैसे कैसे आए, थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लिया होगा, घर जाके पढ़ा होगा तो लग नहीं रहे तेरे रखने से तूने पढ़ाई की है। स्टूडेंट तो पूरे हो यार, ज्यादा बीमार हो गए क्यों, सीरियस तो नहीं हो गए, या समझ में नहीं आया, कुछ ज्यादा फास्ट चल रहे हैं यहाँ के टीचर, ऐसा तो नहीं है क्या। अच्छा, भटकती रहेगी, भटकने वालों की भटकने दो उनको, उनकी आत्मा फिर बाद में एग्जाम बाद में भटकती रहेगी ये पक्का है। वसा, वसा, ठीक है,
न्यूट्रिशन या कोई भी सब्जेक्ट लो, ऐसा ले लेंगे कि यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाएगा, ये गारंटी के साथ हम कह सकते हैं आप। अब इससे ज्यादा गारंटी क्या देंगे, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और आपको यहाँ से सबसे बेसिक से उठाया जाएगा। अगर आपने कॉलेज टाइम पे भी कुछ भी नहीं, ये क्या है, बेसिक है, ये पढ़ाने वाली चीजें थोड़ी है। फिर भी बता रहा हूँ कि 5 क्लास में ऐसी लूंगा जिससे तुम्हारा बेसिक क्लियर होगा। थोड़ा थोड़ा तुम इसमें पढ़ोगे चीजें क्या होती है, क्रूड फाइबर क्या होता है, तो फिर आगे जो ऊपर वाली चीजें बताऊंगा ना, वो हवा लगे उनकी, ऐसे नहीं कि वो ऊपर से ही जाए फिर। ठीक है, वह सारी इंपोर्टेंट है। इसमें वसा को भरना चाहिए तो पूरा 50 पेज भर दे वसा में, ऐसा थोड़ी है। लेकिन मेन मेन टॉपिक उठा के मेन मेन बेसिक क्लियर करने के लिए डिटेल में अपन पढ़ेंगे फिर बाद में। ठीक है, अगर वसा की अपन बात करें तो वसा वसीय अम्ल और गिल्सरोल से मिलकर बनी होती है। ये भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वसा बनी होती है वसीय अम्ल, दूसरा ऑप्शन गिल्सरोल आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन दोनों, और चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो दोनों से मिलकर बनी होती है, वसीय अम्ल और गिल्सरोल से दोनों से मिलकर बनी होती है, ऑप्शन ऐसे ही आएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, वह आंतरिक अंगों का सुरक्षा देती है। ऊर्जा प्रदान तो करती है, साथ ही साथ क्या करती है, आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। कोई मोटा ताजा आदमी है, उसको अपन मारते हैं, उसकी लगती कम है क्योंकि उसमें फैट होता है। ठीक है, फैट क्या करता है, गद्दी का काम करता है। तो ये क्या करती है वसा नॉर्मल आदमी के अंदर भी क्या करती है, जो भी अपने आंतरिक अंग है, इंटरनल जो ऑर्गन है, उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखती है थोड़ी थोड़ी। नहीं ऐसे तो पता चले तेरे एक मुक्का लगा और तेरा लीवर और किडनी दोनों मिक्स बाहर। तो आंतरिक अंगों के ऊपर थोड़ी थोड़ी लेयर बना के रखती है, इसीलिए वसा से अपन प्रोटेक्ट रहते हैं आंतरिक अंग। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। क्लियर है दोनों पॉइंट। वसा वसीय अम्ल और गिल्सरोल से बनी हुई होती है, आंतरिक अंगों को सुरक्षा देती है और ऊर्जा प्रदान करती है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, प्रति ग्राम मात्रा के अनुसार वसा में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। ऊर्जा तो सभी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी देता है, प्रोटीन भी देता है जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले मैंने बोला था कि यूज कार्बोहाइड्रेट का आएगा। अगर अपन बात करें प्रति ग्राम, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले, 1 ग्राम प्रोटीन ले और 1 ग्राम फैट ले, तो सबसे ज्यादा 1 ग्राम में किसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, फैट में। कार्बोहाइड्रेट में भी उतनी नहीं मिलेगी, प्रोटीन में भी उतनी नहीं मिलेगी, और फैट में सबसे ज्यादा मिलेगी। फैट में सबसे ज्यादा मिलती है प्रति ग्राम। अगर 1 ग्राम को लेके बात की जाए तो फैट सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में। फैट से ज्यादा ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम में बराबर क्वांटिटी में। कितनी मिलती है, क्या मिलती है, पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो यहाँ ये ध्यान रखो, यहां से क्वेश्चन बन सकता है प्रति ग्राम मात्रा के अनुसार सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, या फिर इनमें से कोई नहीं या सभी से। तो आंसर जाएगा वसा से। बता दिया ना, क्वेश्चन जहां से बन रहे हैं वहां से मैं बताते जा रहा हूं। वसा दुग्ध का मुख्यतः घटक है जिसमें दूध के मूल्य का निर्धारण, पता ही आपको, दूध होता है उसमें फैट होती है, फैट परसेंटेज कितना होता है, 5.5% आया भाई, 5.5 फैट आया है। होता है ना, अगर जानवर अगर आप रखते हो तो फैट के अकॉर्डिंग ही दूध बेचा जाता है। भैंस का ज्यादा होता है फैट परसेंट, गाय का कम होता है, और उसी के अकॉर्डिंग अपन को पैसे मिलती है। जिसमें ज्यादा फैट परसेंट मतलब उसकी रेट ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, तो फैट ही दूध का, ये दूध में मुख्यतः आता है। जो भैंस गाय का जो दूध होता है उसमें फैट अच्छी मात्रा में रहता है, और उसी से मूल्य का निर्धारण होता है। फैट मिलके बनी होती वसीय अम्ल और गिल्सरोल से। अब लिखना चाह रहे हो क्या आप, लिखोगे यहां से, तो अभी फैट से तो लिखो, वो वाले नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, 2 बार तो रिवीजन करवा दिए, फैट से लिख लो आप। ये लिख लो, वसा वसीय अम्ल और गिल्सरोल से मिलकर बनी होती है। शॉर्टकट में लिख लो वसीय अम्ल प्लस गिल्सरोल। फिर ये वाला पॉइंट लिखो दूसरा, प्रति ग्राम मात्रा में के अनुसार वसा सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है। ये 2 पॉइंट तो है, ये 2 पॉइंट याद रखने के। ठीक है, हो गया। ये 2 पॉइंट तो लिखने के हैं, 2 पॉइंट याद करने के। ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब वसा में जो वसीय अम्ल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं।
ठीक है, आवश्यक वसीय अम्ल जो अपन को आहार के अंदर जिनकी आवश्यकता होती है, ठीक है, जिनको डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन को आवश्यकता पड़ती है। तो आवश्यक वसीय अम्ल कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। आवश्यक वसीय अम्ल है, फिर इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा और फिर सारे बाहर वाले दे देगा। तो लिनोलेइक वसीय अम्ल आवश्यक है, लिनोलेनिक वसीय अम्ल और अरेक्डेनिक वसीय अम्ल फैटी एसिड, ये तीन LLA, ठीक है। लिनोलेइक, लिनोलेनिक, ये एक जैसे ही लगते हैं ना, लिनोलेइक और लिनोलेनिक, अलग अलग है लेकिन ये अरेक्डोनिक, ये आवश्यक होते हैं, इनको अपन को आहार में रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है। आवश्यक मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट आहार में रहती है अपन को। वसा के स्रोत की अगर बात की जाए तो तेलीय बीज, तेल में घी, इनमें ही तो मिलती है अपन को वसा। तेलीय बीज जैसे मूंगफली हो गया, तिल हो गया, ठीक है। वो अपना मूंगफली, तेल, तिल, और कौन सा आ गया तेलीय बीजों में, सूरजमुखी के बीज जिनमें तेल निकलता हो मोटा मोटा, तेलीय बीज, और डायरेक्ट तेल और घी वसा के स्रोत हो गए, तेलीय बीज और घी। वसा इतनी थी, ठीक है। बेसिक न्यूट्रिशन में अपन वसा की इतनी बात करेंगे, ठीक है। फिर जो मेन स्टार्ट करेंगे उसमें तो अपन चलते जाएंगे। फिर ये बेसिक क्लियर कर लो यार, पहले बेसिक आपको पूरा क्लियर करना। इसके होने के बाद में भी ये सारा दे दूंगा मैं आपको, प्रिंट कर किया हुआ यहाँ से मिल जाएगा आपको कुछ। बेसिक क्लियर करके आओगे तभी अपन को पढ़ेंगे, नहीं न्यूट्रिशन में हवा ही नहीं लगती। देखो सब्जेक्ट की बात करते हैं तो थोड़ा सा फिजियोलॉजी वगैरह तो अपन 12th वगैरह में पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा अलग से सब्जेक्ट है और लेंदी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी न्यूट्रिशन से और LPM से उठ के आएंगे। अगर आपके 80 क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें 25 क्वेश्चन काम करते हैं सब्जेक्ट, और इसमें ऊपर से जाते हैं फिर चीजें। तो बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। नहीं होता था अगर आपने PMT की तैयारी की हो तो सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है वहां पे, तभी तो फिर वो फिजिक्स वगैरह, नहीं तो अपन 12th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, समझ में ही नहीं आती फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन कोचिंगों में जाती समझ में आ जाती है, क्योंकि वो सबसे पहले जाते ही क्या करवाते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स करवाते हैं, ठीक है। विटामिन की बात की जाए तो ये कार्बनिक पदार्थ ही होते हैं विटामिन, सबसे बड़ी बात तो पूछ लिया जाता है। मिनरल्स अकार्बनिक होते हैं, विटामिन कार्बनिक होते हैं, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है। तो विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन शब्द किसने दिया था, ये भी काफी पॉपुलर है, पूछा जाता है। फंक ने विटामिन शब्द दिया था, विटामिन का जो शब्द है ना वो फंक ने दिया था। अब विटामिन को दो भागों में विलेयता के अकॉर्डिंग बांटा जाता है, वसा में विलेय और जल में विलेय, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल तो सीधा सा सब याद रखते हैं, मेरे हिसाब से आपको भी याद होगा, ADE के, ठीक है। बहुत हर जगह जनरल, हर जगह एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा इसका तो, और आता ही ये कंफर्म आता ही, ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं, उसमें A डाल देगा, D डाल देगा, E डाल देगा और उपरोक्त सभी कर देगा, या फिर इनमें से A डाल देगा, फिर B डाल देगा, C डाल देगा और तीसरा कोई दूसरा डाल देगा, K डाल देगा, कुछ भी डाल देगा। तो आपको ADE के, ये तो ध्यान रखना है, ADE के, ये रट लो, ADE के फैट सोल्यूबल। और इसके बाद में जो बच्चे जो वाटर सोल्यूबल, B और C वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल से मतलब क्या होता है, फैट सोल्यूबल क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं ऑलरेडी। अब ये फैट सोल्यूबल है तो अपनी बॉडी में फैट होती है, तो उसमें सोल्यूबल रखे अपनी बॉडी में हमेशा रहते हैं, मतलब अलग से इनको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती ज्यादा, बॉडी में भी मिल जाते हैं। लेकिन जल में जो सोल्यूबल है वो जल से सोल्यूबल होकर बाहर भी निकलते रहते बॉडी से, और कंटिन्यूअस उनकी रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है बॉडी में। इनकी कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती क्योंकि ये तो फैट में सोल्यूबल होते हैं। जल में जो सोल्यूबल होते हैं वो जल के थ्रू सोल्यूबल होके बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते रहते हैं, तो अपन को कंटिन्यू हर पदार्थ में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है। इसके बारे में ADE के, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फैट सोल्यूबल कौन सा है, आता है हमारे VO के अंदर भी आता है, ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन हो गया। अब खनिज की बात कर रहे हैं। खनिज ही क्या है, अकार्बनिक। मिनरल्स जो होते हैं वो अकार्बनिक होते हैं, खनिज या मिनरल्स बोले तो अकार्बनिक घटक है। और अपने शरीर में 3 से 4% तक खनिज होते हैं, बॉडी के अंदर ज्यादा नहीं होता है खनिज,
3 से 4% होता है। और अगर अपन आहार की बात की जाए पशु के आहार, तो उसमें 1% अपन खनिज नहीं मिलाते कि मिनरल मिक्सचर, सबको पता होगा मिनरल मिक्सचर मिलाते हैं, कई नहीं मिलाते हैं, जो मिलाते हैं वो बढ़िया रहता है, मिनरल्स की कमी नहीं होती, डेफिशिएंसी नहीं होती, दूध अच्छा देता है, खाना पीना अच्छा करता रहता है, बीमारी नहीं होती। ठीक है, तो 1% खनिज मिश्रण मिलाया जाता है, मिलाना चाहिए, मिलाना तो चाहिए, अब नहीं मिलाते हैं कई किसान, कई मिलाते हैं। ऊँट के आहार में 80 से 150 ग्राम नमक मिलाते हैं, नमक जरूर मिलाते हैं ऊँट के आहार में। नमक क्या है, एक तरीके से मिनरल्स ही है, खनिज ही है। ठीक है, तो ऊँट के आहार में इतना नमक मिलाते ही मिलाते, देखा होगा आपने कहीं भी कोई ने ऊँट के लिए बंटा वंटा डाला और खाना वाना डाला, एक थैली नमक की फाड़ी डाल दी, अरे यार ये क्या हो रहा है, नमक डालते हैं या ये मुट्ठी भर के नमक डाल देते हैं, वो जरूरी होता है ऊँट के लिए। तो ठीक है, अब आ जाओ, खनिज तत्वों को भी दो भागों में बांटा गया है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सूक्ष्म तत्व और वहद तत्व। सूक्ष्म तत्व तो वो जो शरीर के प्रति किलोग्राम वजन में 70 मिलीग्राम से कम पाए जाते हैं, मतलब अपना 1 किलो बॉडी वेट ले तो उस अपने शरीर में देखो, आप तेरा बॉडी वेट कितना है, 57 है, इसका 57 है, 57 56 को हटा दो, इसका 1 किलो वजन मैंने निकाल लिया, उसके 1 किलो वजन के अंदर 70% से वो 70 मिलीग्राम से कम खनिज पाए जाते हैं। वो खनिज जो 70 मिलीग्राम से कम पाए गए उस 1 किलो में, वो तो हो गए सूक्ष्म तत्व। और जो 70 मिलीग्राम से ज्यादा जो खनिज पाए गए वो है वहद तत्व, मतलब वो अपनी बॉडी में ज्यादा होते हैं, वहद नाम में ही वहद ज्यादा, मतलब अपनी बॉडी में थोड़े ज्यादा होते हैं, 70 मिलीग्राम से ज्यादा होते हैं 1 किलोग्राम में, तो वो वहद, और 1 किलोग्राम में 70 मिलीग्राम से कम होते हैं वो सूक्ष्म। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको नाम दिया गया। क्लियर है, 1 किलोग्राम की बात, पूरी बॉडी की बात नहीं की गई, 1 किलोग्राम, प्रति किलोग्राम बात की गई है, प्रति किलोग्राम, ये इंपोर्टेंट है, प्रति किलोग्राम बात कर रहे हैं 1 किलो वजन में। 1 किलो वजन में अगर 70 मिलीग्राम से कम मतलब सूक्ष्म, 70 मिलीग्राम से ज्यादा मतलब वहद। और इसके उदाहरण देखा ही होगा कि अपन को मैग्नीज, जिंक, फेरस, कॉपर, सिलेनियम, मैग्नीज और कोबाल्ट ये कम मात्रा में होते हैं, लेकिन अपन मोटे मोटे खनिजों की बात करते हो तो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ठीक है, ये दोनों जगह रहता है, ये कम भी रहता है और ज्यादा भी रहता है, मिक्स रहता है। ठीक है, और पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ये ये हो गया, सोडियम हो गया। ठीक है, लिखोगे, कर लो, नोट कर लो, अच्छी चीज है ये, तो पूछा जाता नहीं आता, ये हलवा नहीं है, ये क्वेश्चंस बन के आ जाता तो बताने में वो हो जाती है। ये मैग्नीशियम को ना वैध में ही कर लो, यहाँ से हटा दो, क्योंकि एक में रखना जरूरी रहेगा ना, तो ज्यादा ये वैध में ही रिक्वायरमेंट रहेगी। बाकी इसका और फिर क्वेश्चन से क्लियर करवा देंगे आपको बाद में। मैग्नीशियम के बारे में एक अकेले मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे ना, एक एक तत्वों के बारे में भी तो पढ़ेंगे, उस टाइम पे क्लियर करवा देंगे, अभी आप वैध में ही रख लो इसको ना। अब ठीक है, सबके बारे में पढ़ लिया आपने, खनिजों के बारे में पढ़ लिया, विटामिन के बारे में पढ़ लिया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और वाटर। अब कुछ जनरल नॉलेज की बातें कर लेते हैं, आगे की उससे आगे की बातें कर लेते हैं कि वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ऊर्जा, इनसे ऊर्जा मिलती है, तीनों से ही ऊर्जा मिलती है, बताया मैंने। सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है फैट से, पर किलोग्राम की बात की जाए तो, ठीक है, पर ग्राम की बात की जाए तो। और कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले और सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला होता है,
ठीक है। वसा में कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन से 2.25 गुना ज्यादा ऊर्जा होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है। वसा में ज्यादा होती थी, बताया था, कितनी होती है अभी यहां आ गया। वसा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 2.25 गुना ज्यादा ऊर्जा होती है। दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट से। बात हो चुकी है ऑलरेडी, बात हो चुकी है आपके पास इन सारी चीजों की। कार्बोहाइड्रेट से सबसे पहले ऊर्जा मिलती है और सबसे बाद में प्रोटीन से, और बीच में बात करें तो बीच में फिर वसा आ जाएगी। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, सबसे बाद में प्रोटीन, तो तीन की तो बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, बाद में प्रोटीन, तो बीच में वसा ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मतलब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, जब कार्बोहाइड्रेट बॉडी में खत्म हो जाता है तो फिर किससे मिलती है? फैट से मिलती है। फिर फैट भी बॉडी में अगर खत्म हो जाता है तो फिर किससे मिलती है? प्रोटीन से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट ऐसे बना सकते हो इसका सीक्वेंस, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये सीक्वेंस बना सकते हो। ऐसे ऐसे ऊर्जा में यूज आते हैं। वो हाँ, और सर्वाधिक ऊर्जा भी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट बॉडी में ज्यादा है तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, सबसे कम प्रोटीन से मिलेगी। प्रोटीन में तो कोई लास्ट में बाई चांस प्रोटीजीनियस जो काफी टाइम तक नहीं होता, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं लोग, 10-10 15-15 दिन तक खाना नहीं खाते, भूख हड़ताल कर रहे हैं, हमारी तो ये मांगे पूरी करो नहीं तो हम तो भूख हड़ताल पे रहेंगे, तो उनमें फिर कार्बोहाइड्रेट का यूज हो जाता है पूरा, फिर वसा का भी हो जाता है, फिर लास्ट में उनमें प्रोटीनियस प्रोटीन का चलता रहता है। क्लियर? अब आ जाओ थोड़ा थोड़ा, अपन आ रहे हैं लाइन पे, धीरे धीरे पटरी पे चढ़ाते जा रहा हूँ गाड़ी को। अब आ जाओ पशु आहार। पशु राशन की अगर बात करें तो उसको दो भागों में बांटा गया, और दो भाग कौन से हैं? कंसंट्रेट और रफेज और कंसंट्रेट। ठीक है, चारा और दाना। चारे की बात करें तो चारे में क्या होता है? क्रूड फाइबर, कच्चा रेशा। मैंने बताया था ना, कच्चा रेशा किसको बोलते हैं? क्रूड फाइबर, एगुलेंसील कार्बोहाइड्रेट, वो 18% से ज्यादा होता है। वो टीडीएन क्या होता है? 60% से कम होता है। सर इसको याद कैसे रखे, हमें कंफ्यूजन है, और आपके साथ ही नहीं हमारे साथ भी कंफ्यूजन रह जाता है कभी कभी। 18% उल्टा सुल्टा। फाइबर क्या है? एगुलेंसिल कार्बोहाइड्रेट। एगुलेंसिल कार्बोहाइड्रेट पचती नहीं है, तो वो चारे में, मतलब फाइबर ज्यादा चारे में है, इतना ध्यान रखो। 18-60 ये तो आपको याद रहेगा भाई, 18 और 60 का कुछ लॉजिक था, तो फाइबर चारे में ज्यादा रहता है, इतना सा याद रखो। फिर ये सारी चारों लाइन बना दोगे आप कि ये फाइबर मतलब चारे में फाइबर ज्यादा, मतलब 18% से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसके अंदर 60% उल्टा हो जाएगा। टीडीएन 60% से कम टीडीएन है। टीडीएन 60% की बात करते हैं और इसकी 18% की बात करते हैं, फिर इसका जस्ट उल्टा इसमें कर देंगे। ठीक है, फाइबर चारे में होता है, जो कम पचने वाली चीजें होती है वो चारे में, और दाने के अंदर तो पचने वाली चीजें ज्यादा होती है, मतलब डाइजेस्टिव। तो टीडीएन का फुल फॉर्म क्या है? टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, कुल नहीं, डाइजेस्टिबल मतलब पाचक, कुल पाचक तत्व है। ठीक है, कुल पाचक तत्व भी बोल सकते हैं। तो पाचन ज्यादा तत्व है, ये इसकी हिंदी में हो गया कुल, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, कुल पाचनशील तत्व है। पाचनशील दाने में ज्यादा होते हैं, चारे की बात करें तो कम पाचनशील होती है, तो उस हिसाब से आपको फाइबर चारे में ज्यादा होता है। यहाँ से क्वेश्चन तो एक आता है, ये पक्का है, ये तो आपको, आप भी मानते होंगे इस चीज को, जो मैं क्वेश्चन से बता रहा हूँ आता ही है। और चीजें वो पढ़ने में मजा आता है जो आती है एग्जाम पे। अगर यहाँ से न्यूट्रिशन पढ़ के जाओगे, फिर पुराने वाले पेपर उठाओगे, या फिर कोई किसी भी कोचिंग का कोई भी अगर आप उठाओगे ना टेस्ट सीरीज वगैरह, और आप यूं चुटकी बजाते हुए क्वेश्चंस करोगे, तब भी यहाँ पढ़ाने का मजा आएगा मेरा भाई। हाँ यार, बात में दम तो था हमें।
जो डेली पढ़ो, डेली जो पढ़ रहे हो उनका डेली ही रिवीजन करते जाओ, रिवीजन डेली रखो। ऐसे नहीं कि आज पढ़ा दिए वो पीछे की तरफ रह गए, आगे चलते गए तो फिर पीछे भूलते जाओगे, फिर मतलब नहीं रहेगा उस चीज का कोई। आज जो चीज मैंने 1 घंटे में पढ़ाई, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर घर पे जाके आप 10 मिनट भी पढ़ते हो तो वो याद रह जाएगी। दूसरे दिन, कल की बात करो तो कल 5 मिनट ही देना पड़ेगा इसको, परसों अगर बात करोगे तो 2 मिनट ही देना पड़ेगा, और तरसों बात करोगे तो इसको एक बार यूं ही करना पड़ेगा, और लास्ट में तो यूं देखना पड़ेगा, टॉपिक का नाम देखना पड़ेगा अपने आप ही आपको, अच्छा ये इसमें तो याद है मेरे को साथ। तो इसलिए रिविजन साथ में रखना जरूरी होता है। अब इनमें से ये चारा ले लिया अपन ने, ठीक है, पशु आहार का 2 में कर लिया था, फिर अब यहाँ से चारा चारा उठा लिया। चारा में क्रूड फाइबर 18% से ज्यादा होता है, ठीक है, 18% से ज्यादा होता है, टीडीएन 60% से कम होती है। चारे को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, सूखा चारा और हरा चारा। सूखे चारे के अंदर सूखा है तो मतलब नमी की मात्रा कम होती है, 10 से 15% के बीच में होती है। हरे चारे में नमी की मात्रा 60 से 90%। ये नमी की मात्रा से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आएगा भी आपके टेस्ट में, लिख लो इसको। नमी की मात्रा है, आया हुआ क्वेश्चन है, आपकी एलएसए के एग्जाम में भी आया हुआ है। सूखे चारे में नमी की मात्रा होती है, ऑप्शन में आपको दिया जाएगा 10%, 20%, 30%। रेंज की बात करें तो 10 से 15%, 15 से 20%, 20 से 30%। तो वहां पे कंफ्यूजन ना हो, सूखे चारे। हरे चारे का भी पूछ लिया जाएगा आपको, ठीक है। मोटा मोटा ये होता है रेंज की बात करें तो, रेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, सूखा चारा हरा चारा वही चीज है, वहां पे टेबल, इसमें 10 से 15% और इसमें 60 से 90%। अगर सूखे चारे की बात करें तो 2 तरह का होता है, मोटा मोटा 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक तो है जो अपन बनाते हैं, हे बनाने की विधियां, हे में कितना होता है, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी हे के बारे में क्या याद रखना आपको, इतनी सी बात याद रखना है, सूखे चारे को 2 भागों में डिवाइड किया, हे और तूड़ी भूसा या स्ट्रो। तूड़ी होता है अपना, भूसा भी बोल देते हैं, या इंग्लिश में बात करें तो स्ट्रो, ठीक है। ये 2 सूखे चारे में आते हैं, इतना याद रखना है। हे के अंदर धूप द्वारा सुखाया गया चारा होता है, धूप में सुखाया जाता है, और इसमें नमी की मात्रा फिक्स है 15%। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, हे में नमी की मात्रा कितनी होती है, ठीक है, 15%। तूड़ी मतलब फसल का जो सही उत्पाद होता है, गेहूं होता है, वो काटने के बाद में फिर गेहूं तो निकल जाते हैं और तूड़ी चारा स्टोर अलग से हो जाता है, तो फसल का सही उत्पाद, और इसमें नमी की मात्रा हे से भी कम होती है। हे से भी एक क्वेश्चन था वो घूम के से आता है, हे और स्ट्रो में नमी की मात्रा कम किस में होती है, नहीं, निम्न में से नमी की मात्रा सबसे कम किस में होती है, तो वहां हे भी था, स्ट्रो भी था, साइलेज था, और एक और ऑप्शन था यार उपयोग से भी था। तो लोग हे पे भी जा रहे थे क्योंकि लोगों को तो पता था ना ये भी तो धूप में सुखाया हुआ है, तो इसमें भी है ना नमी की मात्रा तो कमी होती है। स्ट्रो को भूल ही गए थे, अरे स्ट्रो में तो उससे ही कम होती है, चारे में तो उससे ही कम होती है, इसमें 15% तो होती है, इसमें तो 10% ही होती है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। आते यही तो क्वेश्चन बनते हैं जो बता रहा हूँ, यही चीजें बनती है यहाँ से। उदाहरण के लिए गेहूं की तूड़ी, जौ की तूड़ी, चावल की तूड़ी, ठीक है, लिख लिया ये। हरा चारा बात की जाए तो हरा चारा कहाँ मिलेगा अपन को, कुछ चारागाह में चराने के लिए कोई खाली जगह, वहां पे बारिश के दिनों के अंदर काफी हर जगह चारागाह बन रखा था, है ना, उगाया गया चारा, उगाया गया में तो जैसे लेग्यूमिनेस, फलीदार और अफलीदार, जैसे रिजगा वगैरह वगैरह उगाते हैं ना अपन पर्टिकुलर जानवरों के लिए। पेड़ों की पत्तियां भी खा लेते हैं जानवर, जड़े, साइलेज, एक साइलेज ये बनाया जाता है। पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में, अभी इनका इतना सा याद।
बात तो हुई है, ठीक है। ये काफी तैयार हो गया आपका न्यूट्रिशन। अगर आप पेपर उठाओगे ना तो ये बातों ही बातों के अंदर 2 हलवासी क्लासों के अंदर काफी न्यूट्रिशन सीख लिया आपने, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा हे की बात कर लेते हैं भाई, हे बनाना तो हे की बात कर लेते हैं। धूप द्वारा सुखाया जाता है, इसकी पूरा प्रोसेस तो पढ़ाऊंगा मैं आपको अभी, ऐसे नहीं कि हे यहीं खत्म हो गया तो यही सर ये तो हे में तो इतने क्वेश्चन आ रहे हैं आप, ये तो एक बार आपका वो होता है ना बेसिक। ये धूप द्वारा सुखाया जाता है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है, इसमें नमी की मात्रा 15% होती है, आपने लिख ही लिया ये तो, ठीक है। हाँ जो मोटा मोटा मतलब यहाँ वहां पे 15% नहीं दिखा होगा तो फिर 15 के पास में कौन सा है, 14 ही है ना। तो जो इसीलिए तो बताया जाता है कि 15% है, अगर 14 दिख जाए, फिर 20 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, 55 दिख रहा है, तो 15 के पास तो 14 ही है ना। ऑब्वियसली बात है कि अपन उसी के पास जाएंगे, ये तो फिर अपन को सेल्फ करना होता है, ठीक है। ठीक है, ये 2 तरीका होता है, लेग्यूमिनी और फलीदार, लेग्यूमिनेसी, ठीक है। फलीदार की बात की जाए तो रिंजका और बरसीम, सिंपल भाषा में बात की जाए तो रंजका और कासनी होता है ना। भाई मैं तो यार है ना उससे हूँ, फार्मर फैमिली से हूँ, ठीक है। तो जई, बाजरा और जवार और मक्का, ये एफलीदार, ठीक है। मैं यहाँ से क्वेश्चन बना के दूंगा मैं। लिख लो यार, जब बोल रहा हूँ कि आएगा सीधा सीधा। चलो चारा, चारा की बात हो गई थी, चारे के अंदर फिर वो है की थोड़ी सी बात हो गई थी, डाल दिया था टॉपिक उसका। अब दाना की बात की तो दाने के अंदर क्रूड फाइबर कम होता है 18% से, और टीडीएल ज्यादा होता है, दाने की डाइजेस्टिबिलिटी ज्यादा होती है। ये भी 2 भागों में बांटा गया, प्रोटीन प्रचुर दाना या फिर ऊर्जा या कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, तो ऊर्जा बोल दो या कार्बोहाइड्रेट बोल दो। ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रचुर दाना या फिर प्रोटीन प्रचुर दाना, मतलब ऐसा दाना जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में हो या फिर कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में हो। तो 2 तरीके का हो गया, एक तो प्रोटीन प्रचुर दाना, एक कार्बोहाइड्रेट प्रचुर दाना। ये 2 भागों में इसको मोटा मोटा इसलिए बांटा गया है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के प्रचुरता के अकॉर्डिंग। तो कच्चा प्रोटीन 20% से ज्यादा होता है उसमें। अगर कच्चे प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन प्रचुर दाने में 20% से ज्यादा, प्रोटीन 20% से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वो प्रोटीन प्रचुर है। अगर इसकी बात करें तो प्रोटीन, इसको भी प्रोटीन पे ही लेंगे, प्रोटीन कम होगा तो ऑब्वियसली बात है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें 20% से कम हो जाता प्रोटीन, 20% से ज्यादा अगर कच्चा प्रोटीन है तो वो प्रोटीन प्रचुर हो गया, 20% से कम है तो वो प्रोटीन प्रचुर तो नहीं हुआ, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा प्रचुर ऑटोमेटिकली हो गया। साथ साथ करते जाओ नोट। इसमें प्रोटीन प्रचुर में खल, पहले ही बात हो चुकी है, जो प्रोटीन पढ़ाया था ना उसी टाइम पे प्रोटीन किससे मिलता, खल, केक, केक बर्थडे वाला केक नहीं, सोचो खल भी केक होती है, केक, दालें, जंतु प्रोटीन, एनपीएन, एकल प्रोटीन, ये तीनों चारों की बात पहले हो चुकी है। प्रोटीन कम होता है अनाजों में, कम, चापड़, चोकर, चूरी, सीरा, मोलेसिस, ये कार्बोहाइड्रेट में बात हो चुकी थी, बात पहले हो चुकी है इनकी।
ठीक है, हो गया। राजस्थान की बात कर लेते थोड़ी सी। राजस्थान में कौन कौन सी फसलें होती है? फसलें तो बहुत सारी पड़ ली राजस्थान में। खरीफ की फसलें कौन सी होती है? वर्षा से पूर्व, जो गर्मियों में बोई जाती है, ठीक है, जो वर्षा पे डिपेंडेंट होती है, वर्षा से पूर्व लगाते हैं। जैसे कि मक्का, बाजरा, ज्वार, ग्वार, जो अभी मिली है अपन को थोड़े दिन पहले। मक्का, बाजरा वर्षा से पहले लगाते हैं, और ज्यादातर बाजरा वर्षा पे डिपेंडेंट होता है। लोग ना अपने पुराने खेत है जिनमें कुछ पानी वानी का भी सिस्टम नहीं है, वहां बाजरा डाल के आ जाते हैं, भाई अगर वर्षा अच्छी हुई तो लग जाएगा, नहीं अच्छी हुई तो कोई बात नहीं, ठीक है। रबी की फसल अब जब जो बोई जा रही है सर्दियों में, बरसीम, अपन पशु के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं भाई, वो कौन कौन सी मेनली खाते हैं, तो बरसीम, ठीक है, बरसीम दोबारा डाल दिया होगा, जो और जई, वो जो अभी, ठीक है। थोड़े से वैज्ञानिक नाम देख लो पशुओं के, कुछ इंपॉर्टेंट। मक्का का क्या होगा? जियामेज। जई का ऑट, ऑट्स का एविना सेटाइवा। रिजका को ल्यूशन बोलते हैं, या फिर इसको अल्फा अल्फा भी बोलते हैं। ये तो इसके नॉर्मल नाम होते हैं, अल्फा अल्फा, या कई तो ना रिजका का जो अल्फा अल्फा है ना, उसी को वैज्ञानिक नाम मानते हैं। नहीं, ये तो अल्फा अल्फा तो नॉर्मल नाम ही है, ठीक है। मेडिकागो सेटाइवा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। चारे की रानी, रिजका चारे की रानी होता है। बरसीम को ट्राइफोलियम एलेक्सेंडर, चारों का राजा। ये रानी हो गई, ये राजा हो गया, दोनों आगे रानी राजा, ठीक है। ल्यूशन रानी, बरसीम राजा, ठीक है। दोनों के वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जई का, मक्का का, बरसीम, रिजका, इन दोनों का तो याद रहना ही रहना चाहिए। अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो ये तो मुंह पे आपको अगर जाते नींद में भी उठा के पूछ लिया जाए ना कि रिजका का क्या है वैज्ञानिक नाम, चारों की रानी किसे बोलते हैं, नींद में भी पता होना चाहिए। बेसिक है, बेसिक क्लियर होगा तभी तो आगे वाली चीजें क्लियर होगी। कल तो टेस्ट है ना, टेस्ट में घबराना मत कि यार ये तो पढ़ाया ही नहीं, क्वेश्चन कैसे आ गया न्यूट्रिशन कैसे। मैं पहले बोल रहा हूँ वो क्वेश्चंस डाले आपका थोड़ा सा देखने के लिए। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। बेसिक कितना क्लियर है, थोड़ा सा आपको अच्छा लगे, इससे बाहर ऐसे नहीं कि ये जो 2 क्लासें ले रहा हूँ, थोड़े थोड़े बेसिक क्वेश्चन सारे ऑल ऑफ पूरे न्यूट्रिशन के कंबाइंड करके डाले, बेसिक बेसिक जो आने चाहिए। तो देखना चाहूंगा कि आपका एक बार वो कैसे है, सबका स्तर पता चल जाएगा ना, कौन कितना दूध दे है, कौन कितना। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके बच्चों जैसे कर दोगे आराम से, मुझे तो लग रहा है कि आप कर दोगे। तो ऐसे नहीं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, सबने पढ़ाया ही नहीं, कोई हंगामा कर दो कल ही। तो पहले बता के जा रहा हूँ भैया, थोड़े ऑल ओवर न्यूट्रिशन के ही है वो बनाए हुए। मेरे पहले का पेपर था, बेसिक पेपर अलग से बनाया हुआ था, फिर थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाइज पेपर बनाता हूँ, तो जो बेसिक पेपर है ना उसमें से उठा के 20 क्वेश्चन डाले रेंडमली। चारे को संक्षिप्त में करने की विधियां, ये संक्षिप्त में संरक्षित करने की विधियां, संरक्षित करने की, संक्षिप्त तो मतलब कम करना हो गया ना, तो संरक्षित करने की। हिंदी का थोड़ा सा लोचा रहता है, हमने इंग्लिश में पढ़ा है ज्यादातर, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गई वैसे, यहाँ तो अच्छे से लिख के दिया था मैंने उसको। प्रतिकूल मौसम के लिए चारे की अधिकता वाले समय चारे को संरक्षित कर लिया जाता है। प्रतिकूल परिस्थिति, अकाल पड़ गया उस टाइम पे चारा नहीं है तो अपन नहीं करते क्या, जैसे अभी जो गेहूं इनका निकाला है चारा तो जाके अपन डाल लेते हैं एक जगह पे। तो प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए जरूरी थोड़ी है हर टाइम पे ही चारा गाय हो चरने ग्रेजिंग के लिए, नहीं हो पाता है, तो चारे को इकट्ठा भी करना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो है और साइलेज है वो संरक्षित करने की विधियां ही है भाई। अगर हरे चारे की रिक्वायरमेंट हो तो फिर अपन साइलेज बनाते हैं, और अगर सूखे चारे की रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए अपन हे बनाते हैं।
और सूखे चारे को तो कई बार कुछ बनाते भी नहीं, डायरेक्ट स्ट्रॉ को ही अपन क्ले करके रख लेते हैं। ठीक है, अपनी तरफ तो बहुत अब जाके विधियां चली है, पंजाब हरियाणा में इस साइड था मैं, वहां तो नॉर्मल है साइलेज, हर घर में साइलेज मिलता है वहां पे, हर घर में। अब आपने देखा अपने अच्छे से अच्छे जो 25-30 जानवर भी रख रहा होगा ना किसान, वो भी साइलेज नहीं जानता होगा क्या होता है साइलेज, लेकिन वहां पे अगर 5 जानवर भी रख रहा है ना कोई भी, तो वो साइलेज के बारे में जरूर, तभी वहां की प्रोडक्टिविटी ज्यादा और अपनी प्रोडक्टिविटी कम है। और ये गलती किसानों की नहीं है, ये गलती अपनी है, अपन बताएंगे उनको। अब आप जाओगे, आप फील्ड में जाओगे तो आप बताओ यार ऐसे ऐसे बनाओ, साइलेज भी बनाओ, कम लागत आएगी, अच्छा मुनाफा होगा। हे बनाओ, कम लागत आएगी, अच्छा मुनाफा। मैंने बताया था ना यूरिया उपचार, यूरिया उपचार में यूरिया को मिलाना है, 4 किलो यूरिया को 40 लीटर पानी में मिला के 100 ग्राम पे उसको कर लेना, उसमें प्रोटीन की मात्रा इतनी शानदार बढ़ जाती है कि पशु को जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल हो जाता है, और अपन सूखा चारा ही खिला रहे हैं। क्या करना है, इतना सही तो करना है। ये पंजाब में इधर बहुत ज्यादा होता है, अपना बहुत कम होता है। और ये कमी किसानों की, यार वो तो किसान है, वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, आप तो इस फील्ड से हो, तो ये कमी अपनी है, अपन को बताना पड़ेगा ये। और अभी तो ठीक हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। हे को कैसे बनाया जाता है, हरे चारा जो होता है ना, हरे चारे को धूप में सुखा दिया जाता है, ठीक है। और हरे चारे को सुखाया जाता है, सूखे चारे को नहीं सुखाया जाता, ऐसे नहीं एक्स्ट्रा लेके उसको सुखा दिया, हरे को सुखाया जाता है। फिर उसको हेमे नमी की परसेंटेज बता ही दिया था मैंने, पहले बात हो चुकी है, 15% हो जाता है, ठीक है। बनाने में कितना टाइम लगता है, हे को 4 से 5 दिन तक सुखाया जाता है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फसल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, हे बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ फसलें कौन सी है, पक्का क्वेश्चन मिल जाएगा। फलीदार फसलों में रिंजका व अफलीदार फसलों में जई, ये दो तो याद ही रखो, बाकी और आपको हे बनाना सिखाएंगे ना। अब जो हे बनाने के लिए जो फसल होती है उसमें क्या क्या गुण चाहिए होता है भाई, उससे अच्छा हे बने। एक तो ना उसका तना थोड़ा सा ना पतला और खोखला होना चाहिए, इसी वजह से तो वो अच्छे से सूखेगा। और हे तो क्या होता है, सुखाना ही तो होता है फसल को। पत्तियां ज्यादा होनी चाहिए, पत्तियां ज्यादा होनी, तने कम होने चाहिए, पत्तियां ज्यादा होनी चाहिए थोड़ी सी, तभी उसमें मजा आएगा, सूखने में अच्छा बनेगा। प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, हे में प्रोटीन ज्यादा होता है। नमी कम होनी चाहिए, नमी ज्यादा होगी तो अपन साइलेज में ले लेंगे ना उसको, कमी है तभी तो हे में ले रहे हैं, ठीक है। फसल को काटने की अवस्था, फसल कौन सी अवस्था में काटा जाता है, ये तो वीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, वेटनरी ऑफिसर में, आप भी याद रखो। पुष्पन अवस्था, फ्लोवरिंग जो स्टेज होती है ना, जब पुष्प लगते हैं उस पे फसल पे, उस अवस्था में काटो, क्योंकि उस अवस्था में क्या होता है, तन्ना कच्चा होता है, पतला होता है, खोखला होता है, और पत्तियां ज्यादा हो जाती है। उसके बाद में फ्लोरिंग अवस्था के बाद में तो क्या होता है, तना मोटा हो जाता है, ठोस हो जाता है, तो इसी फ्लोरिंग अवस्था में ही काटो आप, तभी उसका हे अच्छे से बनेगा। हे बनाने के लिए विधि, मैदानी विधि, ये कुछ विधियां हैं जो मैदानी विधि होती है, तारबंदी करके कर लेते हैं, ट्राइपोड विधि होती है, छत पर बना लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल है। हे में वर्षा जल द्वारा लीचिंग, धूप द्वारा ब्लीचिंग पोषक तत्वों की हानि हो जाती है। वर्षा के जल द्वारा, ये क्वेश्चन आता हुआ वैसे तो और आ जाएगा आगे, वर्षा के जल के द्वारा पोषक तत्वों की हानि हो जाती है ना फसल में, उसको तो क्या बोलते हैं, लीचिंग। वर्षा के पानी से तो जो हानि होती है वो लीचिंग, और जो धूप से जो हानि होती है वो ब्लीचिंग। ये क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते कि वर्षा के द्वारा जल की पोषक तत्वों की हानि फसल में क्या कहलाता है, लीचिंग, ब्लीचिंग, और 2-3 और दे देंगे आप ऑप्शन, ऐसी 2 ऑप्शन और डाल देंगे। और धूप के द्वारा क्या होता है, ब्लीचिंग, लीचिंग, ब्लीचिंग, लीचिंग ब्लीचिंग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सारा इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक बता रहा हूँ ये तो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को तो आप एक एक पॉइंट जो लिखा हुआ ना वो भी इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रहा। दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, हे में विटामिन डी की तो दिक्कत होती है कि धूप में सुखाया जाता है, तो ऑब्वियसली बात है कि धूप में विटामिन डी तो प्रचुर मात्रा में मिलता है, लेकिन इसमें जो विटामिन ए होता है ना वो कम मिलता है। तो ये क्वेश्चन घूम फिर के भी आ सकता है कि हे खाने वाले जानवरों को ज्यादातर अगर हे अपन देते रहते तो उसमें कौन से विटामिन की कमी पाई जाती है। हे की ये क्या होती है, एक कमी होती है कि उसमें विटामिन ए कम होता है। डी तो प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन विटामिन ए डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, हे में कौन सा विटामिन कम मात्रा में मिलता है और कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है हे में, तो हे में रहती है विटामिन डी की।
सॉरी ई की, और कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वहां चला जाएगा डी। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, हो गया शायद 1 घंटा हो गया होगा, फिर ज्यादा ऊपर से जाएगा। हाँ साइलेज, अब साइलेज का कल देखेंगे। ठीक है, ये देख लिया, याद करना, तैयारी करो और एक जगह रह के आप पढ़ लो, गारंटी के साथ बोल रहे हैं, रुक के पढ़ोगे तभी सब जगह से सारा मामला वही है, आपको सब पता है। डिपेंड करता है, थोड़ा सा डीप पढ़ना है इस बार, क्योंकि क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं। बोर्ड ने जो एग्जाम है अभी, जितनी भी एग्जामिनेशन लग रही है ना, उसके अंदर ये देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा पेपर का स्टैंडर्ड सुधार दिया है। तो बोर्ड ने क्या किया इस बार, थोड़ा सा स्टैंडर्ड सुधारा है, तो अपन को थोड़ा सा डीप पढ़ना, जो पुरानी जो कोचिंग चल रही है, जो मार्केट में जो चल रही है ना, सब जगह है, वहां पे क्या होता है, आपको सुपरफिशियली पढ़ाया जाता है, एलएसए के लिए सुपरफिशियली। लेकिन नहीं, अब की बार थोड़ा सुपरफिशियली तो पढ़ाया ही जाएगा, उसके साथ साथ में डीप भी पढ़ना पड़ेगा। ये तो एक भी डीप क्वेश्चन आ गया ना, वही तो आप, ये तो सभी कर लेंगे, नॉर्मल तो सब करेंगे, इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं मानता मैं। जो पढ़ाई की तैयारी कर रहा है उसका सबका क्लियर रहेगा। बनेंगे कहाँ से, जो सिलेक्शन होने वाले बंदे कहाँ से बनेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे उनसे, कि वो हर कोई कर नहीं पाएगा, कुछ लोग ही कर पाएंगे, जो कर देंगे वही तो सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, ये रहो, मस्त रहो। अब क्या जीके की क्लास है, कल टेस्ट का टाइमिंग क्या बताया, 9 से 10, 8 बजे का बोल के जाओ, आपके हिसाब से 8, क्लास नहीं होगी, केवल पेपर। तो पेपर का टाइमिंग कौन सा रखवा के जाऊं, बताओ आप, वो रखवा जाऊंगा, मैं तो बोल जाऊंगा 8 से रखते हैं ना, 8 बजे आप आ जाओगे। ठीक है, ठीक है, तो 8 बजे एक बार वो दे लेना, पेपर है, उसमें देखेगा थोड़ा थोड़ा, आपको बेसिक दिखेगा, अलग भी दिखेगा, लेकिन बेसिक है। ठीक है, आप, आपका नाम क्या है, कहाँ से हो आप, दौसा से, आपका अमन, शाहपुरा से, अच्छा, तेरे को यार देखा देखा लग रहा है मेरे को, कहीं कहाँ देखा है तेरे को। आपका, आप कहाँ से हो, अजमेर से, ठीक है। आपका बेच कौन सा है, मतलब डिप्लोमा कौन सी ईयर में आपने पास आउट कर लिया था, 18 में पास आउट कर लिया था आपने, तो मतलब 24 हो गई, 6 साल का है आपको तजुर्बा। आपका 20 में, 23 में, 1 साल का ही है तेरा तो तजुर्बा यार, कम है। 1 साल जो कम है ना, जितना ज्यादा पास हो पढ़ने में उतना ज्यादा आसान रहेगा तेरे को, क्योंकि तू पढ़ाई से दूर नहीं हुआ। ठीक है, पढ़ाई कांटेक्ट में है। एग्रीकल्चर से बीएससी है, तो ये वो भी फायदा मिलेगा तेरे को यार। आपका कौन से में है, 19 में, कोरोना से पहले ना, तब सही है, ये कोरोना वाले तो थोड़ा सा, कोरोना में ज्यादातर ऑनलाइन ही हुआ है, एग्जाम भी कैसे लगी है, ऑनलाइन दे दी, और बुक उठा के, हाँ ऑब्जेक्टिव वगैरह बुक उठा के कर रहे हैं आराम से, तो परसेंटेज बन रही है 90 95। उनको पूछे है के अंदर नमी की मात्रा कितनी है, नहीं पता, परसेंटेज बन गई 95। ऐसे ही बनाया कोरोना में, बहुत धोखा हुआ है। हर साल जो बेस थे ना, सब आप अपने फील्ड में नहीं, अपनी प्रोफेशन में नहीं, हर प्रोफेशन में हुआ है, बहुत धोखा हुआ कोरोना। हम तो कोरोना से पहले निकल गए, फिर हमारे बाद में जूनियर आए, ऐसे ऐसे जूनियर 85 86 परसेंटेज लेके आए, हम देखे यार भाई साहब क्या बात है, हमारे टाइम पे आ जाता कोरोना। चलो बढ़िया है, करते रहो तैयारी। हम्म, हाँ वो एक उस टाइम पे रहता है परसेंटेज का, फिर बाद में तो लगता है अपन को कि यार कुछ नहीं था, वो तो ऐसे ही था। उस टाइम पे रहता है कॉलेज टाइम परसेंटेज में, तो अच्छा लगता है, वैसे बैठते हैं अपन सबसे, परसेंटेज ज्यादा है मेरी, थोड़ा सा डेमो मारने के लिए, है ना, थोड़ा, तो वो उस टाइम रहती है परसेंटेज। फिर वो परसेंटेज अच्छी बनती है तो अपने आप पढ़ाई में रुझान भी हो जाता है उस बंदे का, पढ़ने भी लग जाता है अच्छे से, ऐसी बात नहीं। ठीक है, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हो, टेंशन मत लो, मस्त रह के पढ़ाई करो, आप तो सिलेक्शन निकालो। मैं जो बच जाएगा वो सारा पढ़ा, जो भी बच जाएगा, मेरे को खूब एक्सपीरियंस है, जो बच जाएगा, जो नहीं होगी जिसकी क्लास, वो ले लेंगे। अभी फिलहाल के लिए तो मैं न्यूट्रिशन और एलपीएम, लेकिन एलपीएम में आके हरिद्वार सर है एग्रीकल्चर से, तो वो बोल रहे हैं कि मेलो तो एक बार उनकी लो आप, वो कैसी पढ़ा रहे हैं, वो सही पढ़ा रहे हैं तो वो कंटिन्यू कर लेंगे, अगर उनमें रहेगा तो अपन फिर उनको एक पेज में रख के मैं कंटिन्यू कर लूंगा, वो देख लेंगे अपन, वो अच्छे पढ़ाएंगे, बहुत एक्सपीरियंस है उनको,
बहुत एक्सपीरियंस है, देखी होगी आपने तो हरिद्वार सर की क्लासेस, तो सुपर टीचर में शानदार एक्सपीरियंस है, वो तो आपको पढ़ाएंगे डीप में मस्त, उससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला, ये गारंटी ये तो मैं ले रहा हूँ। हरिद्वार सर पढ़ा देंगे, उनकी क्लासेस वगैरह मैंने भी देखी है, वो पढ़ा देंगे ना तो फिर बल्ले बल्ले है, फिर उससे बाहर कुछ नहीं जाना। ठीक है, मजे है। फिर यहाँ न्यूट्रिशन से बाहर भी नहीं जाने देंगे सारे ही आपके, और जो पीजी वाले मेडिसिन वाले सारे पीजी वाले हैं, तो पीजी वाला उसी टाइम पे पढ़ता रहता है, सबसे बड़ी चीज होती है वो चीजें आपको बताएगा जो चीजें और कोई नहीं बताई, मैं गारंटी के साथ ले सकता हूँ। जिनको 4 साल हो गई बुक्स छोड़े हुए, पीजी छोड़े हुए, सर्जरी छोड़े हुए, वो कैसे पढ़ा देगा ढंग से, कुछ ना कुछ चीजें दिमाग से, देखो ह्यूमन बीइंग है अपन, देवता तो है नहीं, तो ह्यूमन बीइंग है तो ऑब्वियसली बात है कि दिमाग से चीजें निकल जी। वो क्या है, सारे सबसे बड़ा फायदा आपको पीजी वालों का ये है कि वो सारे आपको फ्रेशर्स पीजी में भी जो पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो अपनी पीजी में क्या होती है, रिसर्च पेपर भी होता है, रिसर्च भी चलती रहती है, तो वो आपको ऐसी चीजें बताएंगे जो कहीं नहीं मिलेगी। और ये पेपर कहाँ से बन के आता है, यूनिवर्सिटी से तो बन के आता है आपका, और वहां यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ रहे हैं, पीजी वाले, उसी यूनिवर्सिटी में तो पढ़ रहे हैं। तो देख लो, आप सीधा सीधा कैलकुलेशन लगा लो प्रेजेंट में क्या चल रहा है, कौन से प्रोफेसर के बाद पता चले, न्यूट्रिशन वो मेडिसिन वाले आ रहे हैं आपके, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब आए, वो मेडिसिन से कर रहे हैं, वहां से उनके जो गाइडर है, जो उन्होंने पेपर बना दिया, उनको पता है पूरा पढ़, तो ऐसा रहता है फायदा। मतलब प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है, यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस दिया जाता है, यूनिवर्सिटी में जैसे कोई प्रोग्राम चला उस चीज पे फोकस किया, 5-10 क्वेश्चन उसी के डाल देते हैं, वो माइंड के वैसे माइंड गेम तो रहता ही है, वो जो चीज प्रेजेंट में चलती रहती है वो, तो उस चीज का आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत कम नहीं बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा पीजी वालों से, प्रेजेंट टाइम पे जो पीजी कर रहे हैं, वो सारे पीजी वाले हैं, मेरे को छोड़ दो एक। ठीक है, और मैं तो जीके भी पढ़ा लूंगा अगर जरूरत पड़ी तो ठीक है, पढ़ाने के साथ साथ क्या होती है, किसी भी तैयारी हो जाती है और अच्छा लगता है।